Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mudassar Ali Sharif, your chemistry teacher. My dear students, chemistry second year chapter number 4 और आज का हमारा टॉपिक है preparation of sulfuric acid by contact process. My dear student, आज का जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जी डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट जाबर बिन हयान इन 8th सेंचुरी और इसी वजह से जाबर बिन हयान को केमिस्ट्री का फाउंडर भी कहा जाता है. ये तो बात थी मुस्लिम साइंटिस्ट की जिसने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया. अगर माय डियर स्टूडेंट्स हम यूरोप की बात की जाए तो इन यूरोप इन 14th and 15th सेंचुरी commercial preparation of sulfuric acid was started. क्यों कमर्शियली क्यों सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन स्टार्ट हुई? ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. यानी इस वजह से इसको कमर्शियल लार्ज स्केल पर प्रिपेयर किया जाने लगा क्योंकि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ये ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री की तमाम इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इस्तेमाल होता है. किस किस तरह से इस्तेमाल होता है वो भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने कहा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको आखिर कमर्शियल स्केल पर ही तैयार करने की जरूरत क्या थी. तो मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एज सच डज नॉट अकर इन नेचर. होवेवर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिस्ट इन सम वाटर्स ऑफ स्प्रिंग्स एंड रिवर्स. नेचर में ये कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता. हाँ, कुछ स्प्रिंग्स और रिवर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ इसकी क्या मौजूद होती है, क्वांटिटी. माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें अगर इसकी इंपॉर्टेंस की तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूंगा और आपको इंशाल्लाह ये आइडिया हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड किस कदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपसे कहूं कि जी किंग ऑफ केमिकल्स, जितने भी केमिस्ट्री में आप बेशुमार केमिकल्स पढ़ते हैं उन तमाम में सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स. क्यों? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री में मौजूद जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट उन सब इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड का किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स और यही वजह है कि अगर आपने किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस चेक करनी हो तो हम चेक कर लेते हैं कि उस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी प्रोडक्शन हो रही है. यानी प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ पैरामीटर टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री. किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को चेक करना हो तो हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को चेक कर लेते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड वाज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल. इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता था. क्यों? बिकॉज इट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग विट्रियोल. और विट्रियोल क्या है? ग्रीन विट्रियोल, जिसे का केमिकल फार्मूला है FeSO4.7H2O. यानी चूंकि इसको ग्रीन विट्रियोल से प्रिपेयर किया गया था तो इसी वजह से हमने इसका एक और नाम भी प्रपोज कर रखा था और वो नाम मैंने आपको बताया, ऑयल ऑफ विट्रियोल. माय डियर स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड को
प्रिपेयर करने के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में जो हम डिटेल से मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनना है, दैट मेथड was introduced by नीच in Germany। जर्मन एक साइंटिस्ट था, इसने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने का ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली इस मेथड में होता क्या है, बेसिकली दिस मेथड इन्वॉल्व्स द कैटालिटिक combination of sulfur with oxygen to form सल्फर डाइऑक्साइड। यानी इसमें बुनियादी तौर पे कैटलिस्ट की मौजूदगी में सल्फर ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके SO2 बनाते हैं और फिर ये जो SO2 प्रोड्यूस होता है इसे हम डिसॉल्व करते हैं इन वाटर टू प्रोड्यूस द सल्फ्यूरिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको दो स्टेप्स कहे कि पहले स्टेप में सल्फर और ऑक्सीजन से हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक बेसिक टेक्निक है इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की। आज के दौर में, आज मॉडर्न पीरियड में हमने इस मेथड को थोड़ा सा क्या किया है, मॉडिफाई किया है। इस मेथड को किस तरह से हमने मॉडिफाई किया है, मैं उस मॉडिफिकेशन को आपके सामने रखने जा रहा हूं जब मैं इसका डिस्कस करने लगा हूं प्रिंसिपल। यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है जिसके बिहाफ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक में मौजूद प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ये बात भी क्लियर करूंगा इंशाल्लाह कि क्यों इस प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट रखा गया। यानी कॉन्टैक्ट के अंदर ऐसी क्या बात है कि हमने इस प्रोसेस का नाम ही, इस प्रोसेस में क्या ऐसी चीज है कि हमने इस प्रोसेस का नाम ही क्या रख दिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे एट द एंड में आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह कि क्यों हमने इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस रखा। तो बहरहाल मैं आपसे बात करने चाह रहा था प्रिंसिपल। बुनियादी तौर पे इसके प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर और आयरन पायराइड विच इज द और ऑफ सल्फर। तो हम इसमें क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग सल्फर और आयरन पायराइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसमें दो बातें कर दी। पहली बात मैंने ये की कि हम सल्फर की बर्निंग करवाते हैं, या प्योर सल्फर ले लेते हैं या सल्फर की और आयरन पायराइड ले लेते हैं और इसकी बर्निंग से यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने से हम यहां से प्रोड्यूस करते हैं क्या, SO2। वो जो SO2 प्रोड्यूस होती है हम उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं किस में, SO3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, ये थोड़ा सा आपको भी हिंट दे रहा हूं, डिटेल से इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इस सल्फर डाइऑक्साइड को जैसा कि मैंने आपसे कहा हम ऑक्सीडाइज करते हैं किस में, सल्फर ट्राइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ यहीं पे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप देखें तो ये जो रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में जाना, दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस दौरान जो हीट रिलीज होती है दैट इज -269.3 किलो जूल पर मोल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप कहते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस वक्त अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए तो हमारे लिए ये इकोनॉमिकली अच्छा रिएक्शन साबित नहीं होता, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बनाती हैं और प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट होते हैं किस में, रिएक्टेंट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इसका मतलब है कि हम इस रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 को हासिल नहीं कर पाते। पर अगर आपको याद है तो फर्स्ट ईयर के 8th चैप्टर में आपने एक प्रिंसिपल पढ़ रखा है, ली चैट्रियल प्रिंसिपल, जिसे आप द इक्विलिब्रियम लॉ का नाम भी देते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये ली चैट्रियल प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में हम किस तरह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, एक्सोथर्मिक भी है, तो मैं ली चैट्रियल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए अब भी आपको साबित कर दूंगा कि हम इस रिएक्शन में SO3 की यील्ड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यहां पे 3 बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे इसकी जो यील्ड है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में आप कोई भी रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो इससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो पहला पॉइंट, SO3 की बेस्ट यील्ड हासिल करने के लिए जो सबसे पहली मैं कंडीशन यूज करूंगा, हम क्या करेंगे, लार्ज एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज यूज्ड। जब जितनी ज्यादा एयर होगी यानी रिएक्टेंट जितने ज्यादा हो जाएंगे, रिएक्शन उतना फॉरवर्ड में जाएगा, SO3 की क्वांटिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो इस रिएक्शन में आप ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करते हैं, यानी बहुत हाई टेम्परेचर यूज नहीं करेंगे, वरना रिएक्शन की यील्ड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और इस दौरान जो आप टेम्परेचर यूज करते हैं दैट इज बिटवीन 400 टू 500 डिग्री सी। माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो आप काम करेंगे, इस रिएक्शन में आप प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज, और अबाउट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या करेंगे, आप इंक्रीज कर देंगे, हाई कर देंगे, ताकि हमें यील्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब यहां पे यकीनन आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का नहीं कहा। नो डाउट सर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यील्ड कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते तो इससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता, इंक्रीज कर जाता। अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया, जिसका मतलब है कि ये रिएक्शन कॉस्टली हो गया, इकोनॉमिकल नहीं रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन काइनेटिक्स केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो हमें इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देती है। हमने टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करना, बहुत ज्यादा हाई नहीं करना, और यील्ड भी मैक्सिमम हासिल करनी है, रेट को भी इंक्रीज करना है। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम यहां पे कैटालिस्ट यूज कर लेते हैं, एंड दैट कैटालिस्ट इज वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप कैटालिस्ट यूज करते हैं, जब आप एक्सेस एयर या ऑक्सीजन देते हैं, जब आप टेम्परेचर 400 टू 500 डिग्री से मेंटेन करते हैं, जब हाई प्रेशर 2 atm देते हैं, तो इन सब का नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास SO3 की क्वांटिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज, क्योंकि रिएक्शन इन सब की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाता है, प्रोसीड कर जाता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, 2 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में आपने सल्फर या आयरन पायराइड को ऑक्सीजन के साथ जलाया, SO2 बना, SO2 को आपने SO3 में कन्वर्ट कर दिया। देन हम क्या करते हैं, ये जो SO3 प्रोड्यूस हुआ है, इट इज डिसॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, और यहां से ओलियम, जिसे डाइसल्फ्यूरिक एसिड या जिसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है H2S2O7। अब ये जो ओलियम प्रोड्यूस होता है, इसके जरिए से हम अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एडिंग एडिक्यूट, मुनासिब एडिक्यूट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम बुनियादी तौर पे इस प्रिंसिपल के जरिए से सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, प्रिपेयर। नो डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपके जहन में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बात तो ठीक है कि पहले आपने SO2 प्रोड्यूस की, फिर SO3। सर जब आपने SO3 प्रोड्यूस की तो हम तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने जा रहे हैं, आपने दोबारा SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करके ओलियम बनाया, फिर अगले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या सर ये बेहतर नहीं था कि आप SO3 को डिसॉल्व करते वाटर में और डायरेक्ट यहां से सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में ये जवाब भी इंशाल्लाह पता चलेगा कि हम SO3 को डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं करते टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, बल्कि SO3 को डिसॉल्व किया जाता है इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे, इंशाल्लाह ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप
अब ये तो प्रिंसिपल हो गया। जब आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहें कि मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो याद रखिएगा देयर आर 4 स्टेप्स टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, वो 4 स्टेप्स कौन से हैं मैं आपके सामने रख दूं पहले एक नजर में। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सल्फर बर्नर्स, और इसमें हम प्रिपेयर करेंगे SO2। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास स्टेप है प्योरीफाइंग यूनिट। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो SO2 प्रोड्यूस हुई है, इस SO2 को हम प्योर करते हैं फ्रॉम इंप्योरिटीज लाइक डस्ट, लाइक आर्सेनिक ऑक्साइड, लाइक मॉइस्चर वगैरह, सबसे हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो SO2 प्रोड्यूस हुआ है इसे कन्वर्ट करते हैं किस में, SO3 में, यानी तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट टावर, जिसमें मैंने बताया कि SO2 को कन्वर्ट किया जाता है SO3। और चौथे स्टेप में ये जो SO3 बना है इससे हम ओलियम और ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, और इस स्टेप का नाम हमने रखा है एब्जॉर्प्शन यूनिट। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए आज के इस लेक्चर में हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा 1 बाय 1 इन तमाम स्टेप्स को डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर बर्नर्स की, और सल्फर बर्नर्स में आपको पहले भी आइडिया दे चुका कि इसमें हम क्या करते हैं, SO2 को प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि हमने अभी एक बात की कि इस SO2 इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग मोल्टन सल्फर और आयरन पायराइड। डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी किस चीज की है। अगर सल्फर चीप इजीली अवेलेबल है तो फिर हम सल्फर से SO2 बनाते हैं, और अगर आयरन पायराइड अवेलेबल है तो फिर हम आयरन पायराइड से SO2 बनाते हैं। बहरहाल दोनों केसेस में सल्फर का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है टू फॉर्म SO2, और इसी तरह आयरन पायराइड का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है टू फॉर्म SO2। तो ये जो कैटेगरी है, ये जो हेडिंग है, ये जो स्टेप है, इसको हम कहते हैं सल्फर बर्नर्स। और अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो सबसे पहले ये मेरे पास एक पायराइट बर्नर है, पायराइट फर्नेस है। यहां आप ये कह लें कि एक सिंपल फर्नेस है। इस फर्नेस में एक तरफ से मैं क्या ऐड करता हूं, मोल्टन सल्फर, और एक तरफ से मैं ऑक्सीजन यानी एयर की क्या देता हूं, सप्लाई। जैसे ही मोल्टन सल्फर और एयर का आपस में रिएक्शन होता है तो इनके रिएक्शन से क्या चीज बन जाती है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्नेस से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्योर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ये इम्प्योर है। इस सल्फर डाइऑक्साइड में मौजूद हैं डस्ट पार्टिकल्स। इस सल्फर डाइऑक्साइड में मौजूद है क्या, आर्सेनिक ऑक्साइड। अब आर्सेनिक ऑक्साइड का क्या नुकसान है, और सर उससे पहले ये आया कहां से। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब आप आयरन पायराइड से SO2 प्रोड्यूस करते हैं तो आयरन पायराइड में एज ए इंप्योरिटी आर्सेनिक मौजूद होता है, जो कि कंबस्टन के जरिए से कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंप्योरिटीज हैं इनको SO2 से रिमूव करना बहुत जरूरी है बिफोर द कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3। सर क्यों जरूरी है इंप्योरिटीज को, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो एक इंप्योरिटी है वो है आर्सेनिक ऑक्साइड, एंड इट इज हाईली पॉइजनस। हमने अभी पढ़ा कि थर्ड स्टेप में हमने SO2 को कन्वर्ट करना है SO3 में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अगर आपने यहां पर आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव ना किया तो ये हमारे कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को पॉइजनस कर देगा और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्नेस से आने वाली जो गैसेज हैं इन्हें कॉन्टैक्ट टावर में भेजने से पहले हमें मुकम्मल तौर पर क्या करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा। यानी सेकंड जो स्टेप है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, उसको हम क्या कहेंगे, प्योरीफाइंग यूनिट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्योरीफाइंग यूनिट है, अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके जरिए से स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप हम इन गैसेज यानी SO2 O2 को क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। अब हम यहां पे क्या करते हैं, जो सबसे पहला है दैट इज डस्ट रिमूवर।
माय डियर स्टूडेंट, डस्ट रिमूवर में हम क्या करते हैं कि आपसे जो फर्नेस से निकलने वाली गैसेज हैं, इन गैसेज में से हम क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्टीम। यानी हम क्या करते हैं कि ये जो डस्ट रिमूवर का टावर है, हम क्या करते हैं, इसके बॉटम से इम्प्योर गैसेस को भेजते हैं और टॉप सरफेस से हम स्टीम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जैसे ये स्टीम का इन गैसेस के साथ कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट होने से स्टीम क्या करती है, इन गैसेस में मौजूद जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या करती है, अपने साथ अटैच कर लेती। जब ये डस्ट पार्टिकल्स अपने साथ अटैच हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से इन गैसेस से डस्ट पार्टिकल्स क्या हो गए, रिमूव। यहां तक तो हमने डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया था, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि चूंकि आपने स्टीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसने डस्ट पार्टिकल को अपने साथ स्टिक कर लिया था, अटैच कर लिया था, स्टीम का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब है कि आपकी जो गैसेज हैं SO2, O2 वगैरह, ये डस्ट पार्टिकल से तो साफ हो गई, लेकिन इनका टेम्परेचर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो इसके लिए हम अगले स्टेप में इन गैसेस को भेजते हैं, कहां पर, इन गैसेस को भेजा जाता है कूलिंग पाइप पर, कूलिंग पाइप्स। अब हम क्या करते हैं, दीज गैसेस आर पास थ्रू लेड पाइप्स। जो लेड पाइप्स हैं, इन्हें क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। किस टेम्परेचर तक, 200 डिग्री सी, 100 डिग्री सी तक। इसका मतलब है कि स्टीम का टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बॉइलिंग वाटर से भी क्या होता है, ज्यादा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में डस्ट रिमूवर के बाद हम इनको लेड पाइप्स में भेजते हैं, ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए और कितना रह जाए, 100 डिग्री सी। माय डियर स्टूडेंट्स, इन कूलिंग पाइप्स के बाद हम लोग इनको भेजते हैं स्क्रबर्स में। वैसे स्क्रबर का लफ्जी मतलब होता है रगड़ के साफ करना, छील देना। और आप में हो सकता है कि अक्सर स्टूडेंट स्क्रब भी करवाते हो, फेस पे स्क्रबिंग करवाते हैं ताकि स्किन फ्रेश हो जाए, जो डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो क्या हो जाए, रिमूव। बहरहाल ये तो एक सेपरेट बात थी। हम यहां पे स्क्रबर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो, इनमें से इंप्योरिटीज क्या हो जाएं, रिमूव। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो गैसेस हमारे पास आती हैं, इन गैसेस को क्या किया जाता है, कूल्ड जो गैसेस हमारे पास आई थी, इन कूल्ड गैसेस को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं विद द स्प्रे ऑफ वाटर। यानी जो कूल्ड होके गैसेस आई थी एट 100 डिग्री सी, हम इन्हें स्क्रबर्स में भेजते हैं और इनको वॉश किया जाता है, किसके साथ, विद स्प्रे ऑफ वाटर। अब चूंकि यहां पे आपने वाटर इस्तेमाल किया, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन अगर आता है कि सर वाटर तो SO2 को अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो गैसेस आ रही हैं ये कूल तो हैं प्रीवियस फर्नेस की निस्बत, लेकिन अभी भी इनका जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सी है, और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहां पर SO2 वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। यानी एट हाई टेम्परेचर SO2 इज नॉट absorb, dissolve in water. My dear students, स्क्रब्स से निकलने के बाद, चूंकि स्क्रबर्स में आपने वाटर का स्प्रे करके गैस को क्या किया है, प्योरीफाई किया है, साफ किया है, तो हम क्या करते हैं, इन स्क्रबर्स से निकलने के बाद हम इन गैसेस को भेजते हैं नेक्स्ट यूनिट में, और नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास क्या, ड्राइंग टावर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, स्क्रबर्स में स्प्रे किया था वाटर का, और वाटर ने उसमें जो इम्प्योर्ड गैसेस थी, इम्प्योर गैसेस थी, उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया। चूंकि आपने इस दौरान स्प्रे ऑफ वाटर यूज किया था, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये गैसेस क्या हो जाती हैं, वेट हो जाती हैं। इसीलिए हम इन गैसेस को भेजते हैं ड्राइंग टावर। अब ड्राइंग टावर में क्या करते हैं कि हम बॉटम से, चूंकि गैसेस हैं इनकी डेंसिटी कम है, ये खुद ब खुद अपवर्टाइज कर जाएंगी, हम ड्राइंग टावर के बॉटम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कौन सी, ये वेट गैसेस। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, अपर साइड से सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रिकल डाउन, ट्रिकल का मतलब होता है कतरा कतरा करके नीचे आना। यानी बात ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास वेट गैसेस आती हैं, इन वेट गैसेस में मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रिकलिंग डाउन, ट्रिकलिंग डाउन कोक फिल्ड
इन दिस टावर। यानी ये जो टावर आपको नजर आ रहा है इसके बॉटम में से, ये जो टावर है, पहली बात हमने इस टावर के अंदर कोल्ड की फिलिंग कर दी है जिसके अंदर होल्स मौजूद होते हैं। अपर साइड से हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भेजते हैं और बॉटम से हमारी वेट गैसेस जा रही होती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये गैसेस से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, रिमूव, और इस तरह से हमारी गैसेस क्या हो जाती हैं, मॉइस्चर से साफ यानी ड्राई हो जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद हम गैसेस को भेजते हैं आर्सेनिक प्योरीफायर में, जो कि इस प्योरीफाइंग यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आर्सेनिक रह जाता है गैसेस में तो ये हमारी गैसेस को भी क्या कर देगा, पॉइजनस। तो अब इसमें हम गैसेस को कैसे आर्सेनिक के ऑक्साइड से प्योरीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, बाय पासिंग गैसेस को पास करवाते हैं, कहां से, थ्रू चैम्बर्स प्रोवाइडेड विद शेल्फ्स पैक्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड। यानी हम क्या करते हैं, उनको चैम्बर में पास करवाते हैं, उसके अंदर शेल्फ्स बनी हुई जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन शेल्फ्स में हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या रखा हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH थ्राइस। जो गैसेस हैं जिनमें आपको ये डर है कि आर्सेनिक ऑक्साइड मौजूद है, वो आर्सेनिक ऑक्साइड इन शेल्फ पे पड़े फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन, और यूं वो गैसेस पाक हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, किससे, इस आर्सेनिक ऑक्साइड से, इस केमिकल रिएक्शन के जरिए से। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपने डस्ट को भी रिमूव कर लिया, आपने गैसेस को स्क्रबिंग भी कर ली, आपने गैसेस से आर्सेनिक को भी प्योरीफाई कर लिया, डिफरेंट ऑपरेशन आपने कर लिए। अब आप गैसेस को किस हद तक प्योरीफाई करने में कामयाब हुए हैं, इसका हमें पता चलता है प्योरीफाइंग यूनिट के आखिरी स्टेप पर, एंड दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग बॉक्स। माय डियर स्टूडेंट, टेस्टिंग बॉक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हम ये कहते हैं कि अब गैसेस प्योरीफाई हो गई, SO2 और एयर वगैरह का जो मिक्सचर है, हम क्या करते हैं, इन गैसेस में से बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं। बीम ऑफ लाइट is passed through the gases to check the presence or absence of solid particles। अगर गैसेस में अभी भी सॉलिड पार्टिकल होगा तो जो आपने बीम पास करवाई है वो अब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं करेगी, बल्कि वो अपने रास्ते से स्कैटर हो जाएगी, जिसका मतलब है कि अभी भी अंदर सॉलिड मटेरियल मौजूद है। यूं हम गैसेस को फर्दर ऑपरेट करवाने की बजाय हम इसको दोबारा से प्योरीफाइंग यूनिट में भेज देते हैं ताकि ये दोबारा से क्या हो जाए, प्योरीफाई। लेकिन अगर बीम बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाती है, इसका मतलब है कि अभी अंदर सॉलिड पार्टिकल की कोई इंप्योरिटी मौजूद नहीं। टेस्टिंग बॉक्स से ओके हो गई गैसेस कि ये प्योरीफाई हो गई हैं, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कॉन्टैक्ट टावर की तरफ। लेकिन याद रहे कि कॉन्टैक्ट टावर में गैसेस को भेजने से पहले हम इन्हें क्या कर लेते हैं, हीट। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग इज डन। गैसेस को क्या किया जाता है, प्री हीट किया जाता है, कहां पर, एट 400 to 500 डिग्री सी। प्री हीट करने के बाद जैसे ही हम इसको कॉन्टैक्ट टावर में भेजते हैं तो इन गैसेस को क्या करते हैं, पास्ड थ्रू वर्टिकल आयरन कॉलम्स। अब देख सकते हैं ये जो टावर लॉन्ग से कॉलम आपको ये आयरन के बने होते हैं, ये क्या काम करते हैं, वर्टिकल आयरन कॉलम्स पैक्ड विद वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। यानी एक तरफ से बॉटम से जो गैसेस हैं SO2 यानी और ऑक्सीजन, एयर, जब आप इनको भेजते हैं इस कॉन्टैक्ट टावर के अंदर तो हमने क्या किया है, आयरन के कॉलम है इनको पैक कर दिया है, किसके साथ, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। अब ये जो गैसेस हैं इन पैक्ड कॉलम में मौजूद जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये उनके साथ क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, और इसी वजह से हमने इस प्रोसेस का नाम भी क्या रख दिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यानी ये मैं मजीद बात करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि वाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज कॉल्ड सो, क्योंकि इस प्रोसेस में जो गैसेस हैं SO2 O2 इनका कॉन्टैक्ट होता है विद द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, दैट इज वाई we call this process contact process। तो बहरहाल जब इनका कांटेक्ट होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ तो इनकी ऑक्सीडेशन से ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, सल्फर ट्राइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता चलूं कि नो डाउट पूरे प्रोसेस में मैंने कहा कि जो कैटालिस्ट है ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड,
याद रखिएगा, आप वैनेडियम पेंटॉक्साइड की जगह प्लैटिनम को भी एज ए कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके दो प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से हम प्लैटिनम की बजाय वैनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हैं। उसमें पहली प्रॉब्लम यह है कि प्लैटिनम, जिसे आप आम जुबान में व्हाइट गोल्ड कहते हैं, और ये ऑर्डिनरी गोल्ड से भी क्या होता है, महंगा। प्लैटिनम इज एक्सपेंसिव मेटल, और दूसरी वजह कि इसके जो पॉइजनिंग के चांसेस हैं वो वैनेडियम पेंटॉक्साइड से भी क्या होते हैं, ज्यादा। इसके बरक्स जो वैनेडियम पेंटॉक्साइड है ये चीप है, तो हम इसको प्लैटिनम पे क्या कर देते हैं, प्रेफरेंस। तो बहरहाल यहां से हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, SO3, और इस दौरान एनर्जी मैंने आपको पहले बताया कि -269.3 किलोजूल पर मोल क्या होती है, रिलीज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये एनर्जी ही आप यूज करते हैं ताकि जो गैसेस आ रही हैं SO2, O2, उनका टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सी तक क्या रहे, मेंटेन। यानी आप एक दफा गैस को हीट कर दें, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कंटिन्यूसली हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जो हीट खारिज होगी वो ही इस रिएक्शन का क्या कर देती है, टेम्परेचर मेंटेन कर देती है। और ये ही एक एडवांटेज भी है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने का, किससे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहरहाल माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने 3 स्टेजेस पार कर चुके, यानी हम SO3 को प्रिपेयर कर चुके। अब बात करेंगे लास्ट स्टेज की, यानी लास्ट स्टेप की, एब्जॉर्प्शन यूनिट। ये जो SO3 प्रोड्यूस होता है, SO3 फ्रॉम कॉन्टैक्ट टावर इज डिसॉल्व्ड इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट, इट्स डिसॉल्व्ड इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट ओलियम, जिसे आप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, जिसे आप डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, विच हैज अ केमिकल फार्मूला H2S2O7, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4.SO3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप ओलियम हासिल करते हैं, इस ओलियम में आप क्या करते हैं, इस ओलियम को डेल्यूट करते हैं, डेल्यूटेड विद वाटर टू गेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। तो जब आप ओलियम बना लेते हैं पहले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, 90% चाहिए, 99% चाहिए, 100% चाहिए, 98% चाहिए, जितने परसेंट भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर, और हमारे पास देख सकते हैं आपकी क्या प्रिपेयर हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन को डिटेल से स्टडी किया। अगर मैं ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया, अगर मैं एक ही दफा आपको स्टार्ट से एंड तक बताऊं, तो आप इस डायग्राम में, आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने सल्फर या आयरन पायराइड की बर्निंग की। बर्निंग से इन गैसेस को सेकंड स्टेप प्योरीफाइंग यूनिट में भेजा। प्योरीफाइंग यूनिट में आपने सबसे पहले डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया, फिर आपने गैसेस को कूल किया, फिर आपने स्क्रबिंग की, फिर आपने इनको ड्राई किया, और फिर आपने इसमें से आर्सेनिक को प्योरीफाई किया। इन सारे प्रोसेस के बाद अपने काम पे मोहर लगाने के लिए कि हमने अच्छे तरीके से प्योरीफाई किया, हम इन गैसेस को टेस्टिंग बॉक्स में भेजते हैं, और टेस्टिंग बॉक्स में जब ये क्लियर हो जाती हैं कि प्योरीफाई हैं, तो फिर हम इनको भेजते हैं कॉन्टैक्ट टावर में, और वहां से एंड पर हम इसको एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं, एब्जॉर्प्शन यूनिट में भेजते हैं, जहां से हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड वो प्रिपेयर किया जाता है। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब एट द एंड में ये बात करूंगा आपके साथ कि why SO3 is dissolved in sulfuric acid and not in water, कि हमने SO3 को वाटर में डिसॉल्व करने की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों डिसॉल्व किया, और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। माय डियर स्टूडेंट, इसकी 4 रीजंस हैं कि हमने SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया। सबसे पहली बात कि जब आप SO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, द डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक बात। माय डियर स्टूडेंट, जब आप SO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस दौरान डेंस फोग प्रोड्यूस होती है व्हिच कैन नॉट बी कंडेंस्ड इजीली। माय डियर स्टूडेंट, तीसरी बात याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम SO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। और माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ जो पॉइंट है
कि चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ SO3 इन वाटर एट हाई टेम्परेचर इज वेरी लो। हाई टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लो। तो ये वो चार वजूहात हैं जिनकी वजह से हम SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करने की बजाय। आखिरी बात आज के लेक्चर की कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस से ही सल्फ्यूरिक एसिड को आज वर्ल्ड वाइड क्यों प्रिपेयर किया जाता है? माय डियर स्टूडेंट, 200 मिलियन टन्स 200 मिलियन टन्स पर ईयर प्रोडक्शन है किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड दी इन द वर्ल्ड वाइड। और ऑलमोस्ट सारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस से। तो इसका मतलब है कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कुछ ना कुछ खास बात है। वो खास बात क्या है? वो चार खास बातें हैं। इनमें सबसे पहली बात कि बाय यूजिंग कॉन्टेक्ट प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ एनी कंसंट्रेशन। एक। सेकंड, आपने गौर किया सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में कि कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनती, यानी एज नो साइड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड सो इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस। एक वाहद अकलौती प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। माय डियर स्टूडेंट, तीसरी जो बात है, इट इज कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। और आखिरी बात इसके एडवांटेज की कॉन्टेक्ट प्रोसेस के, वो ये है कि इस रिएक्शन में we use solid catalyst vanadium pentoxide which can be easily handled। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टेक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करने का मेथड डिटेल से पढ़ा, इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज की बातें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।